अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी इट इज़ 90% जो कैंसर होता है ना ओरल कैविटी का, उनमें से ना यही होता है 90% ऑफ द पीपल्स। जो कैंसर होता है ना ओरल कैविटी का वो यही होता है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या आता है, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये आपके पास 90% होता है, ये आपके पास अराउंड 10% होता है, ठीक है। जो कॉमन कॉजेज़ हैं इसकी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की, एक आपके पास आता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 है पॉजिटिव होंगे, और इसके अलावा जो आपके पास नेगेटिव होंगे, इन दोनों के बीच में ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि पॉजिटिव में क्या क्या होता है, नेगेटिव में क्या क्या होता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा डिफरेंस। सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज टोबैको, अल्कोहल, पान एंड एक्टिन रेडिएशन एंड पाइप स्मोक है, ठीक है। टोबैको, अल्कोहल एंड पान, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। एंड दीज थ्री आर लीडिंग कॉज ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 नेगेटिव। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला होगा उसमें तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव होगा, बाकी जो नेगेटिव वाला होगा उनमें ये तीनों कॉजेज़ होती हैं मेनली, ठीक है। व्हाट आर द एरियाज अफेक्टिंग? एरियाज़ आपके पास कौन से होते हैं? मेनली टॉन्सिल्स, बेस ऑफ द टंग एंड फेरिंग्स होती है, ठीक है। अभी जो ये वाला टेबल आप देख रहे हैं इसमें आपके पास जो है ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में क्या है डिफरेंस है। दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। अब एज जो पॉजिटिव में होगी वो मोस्टली यंगर्स को अफेक्ट करता है, ये नेगेटिव वाला ओल्ड एज में ना अफेक्ट करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव का जो स्प्रेड होता है या फिर रिस्क फैक्टर इज़ वाया ओरल सेक्स के थ्रू होता है। एंड ये टोबैको एंड अल्कोहल, जिस तरह से मैंने बताया। एंड इसकी जो लोकेशन होती है ओरोफेरिंग्स, लिंगुअल टॉन्सिल एंड बेस ऑफ द टंग। ओरोफेरिंग्स को आपने याद करना है बस, ओरोफेरिंग्स। इसमें आपने क्या करना है, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग याद करनी है नेगेटिव वाले में, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग एंड लोअर लिप विथ सॉफ्ट पैलेट। लोअर लिप में भी होता है और सॉफ्ट पैलेट में, लेकिन जो कॉमन ये आपको मिलेगा वो वेंट्रल सरफेस द टंग में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये इनकी क्या है लोकेशंस हैं। प्री मेलिग्नेंसी मतलब क्या है कि जो ना पहले जो है ना नॉर्मल कैंसर था, मतलब क्या इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं था, वो हल हो सकता था, उसको आपने ट्रीट नहीं किया, वो डेवलप हो गया इनटू द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी। जो पॉजिटिव वाला है देयर इज़ नो प्री मेलिग्नेंसी इन द पॉजिटिव वन। बाकी जो नेगेटिव वाला है देयर इज़ द प्री मेलिग्नेंसी, और आपके पास वो क्या होती है ल्यूकोप्लेकिया एंड इरिथ्रोप्लेकिया। इरिथ्रोप्लेकिया एंड ल्यूकोप्लेकिया को आप अगर ट्रीट नहीं करेंगे, इनको अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो दीज टू जो है ना आपके पास क्या जो कैंसरस स्टेज हैं, ये प्री मेलिग्नेंसीज हैं, लीड्स टू द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये इन दोनों इनमें क्या है बेसिक डिफरेंस है। इसमें आपके पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, लीजन प्राइमरी लीजन विथ बल्की नोड्यूल एंड लिम्फ एडिनोपैथी। इसमें जो नोड्यूल मिलेगा आपको, जो लीजन मिलेगा प्राइमरी, वो विथ बल्की नोड्यूल होगा, बल्की नोड्यूल्स होंगे। एंड लिम्फ एडिनोपैथी, जो लिम्फोइड टिश्यू होगा उसके अराउंड वो आपको स्वोलन मिलेगा, लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगा। इसके अलावा जो नेगेटिव है, नेगेटिव में दिस इज़ आल्सो, ये जो इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, इट इज़ आल्सो डायग्नोस्टिक फीचर इज़ वेल इन दिस वन। ये क्या होता है, आपको इसके जो बॉर्डर्स हैं ना वो आपको रोल्ड मिलेंगे एंड अल्सरेटेड मास मिलेगा। लेट्स सपोज दिस द मास, इट इज़ अल्सरेटेड मास, एंड इसके जो बॉर्डर्स हैं वो आपको क्या मिलेंगे, रोल्ड मिलेंगे। जिस तरह से आप इसको जो ना देख रहे हैं इसमें, इस तरह से मिलेंगे कुछ आपको, ठीक है। हिस्टोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट वन, डेफिनेटली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। पॉजिटिव में नॉन कैरेटनाइजिंग होगी, नेगेटिव में कैरेटनाइजिंग होगी, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। मेटास्टेसिस कॉमनली पूछते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 पॉजिटिव में रेयर होती है, बाकी जो नेगेटिव है इसमें मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। एंड प्रोग्नोसिस या फिर क्लिनिकल आउटकम, क्लिनिकल आउटकम इज़ वेरी गुड इन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव, बट इट इज़ वेरी पुअर इन नेगेटिव, ठीक है। जो ट्रीट है, इसे आप ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, इज़ वेरी गुड इन पॉजिटिव वन एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव वन, ठीक है। एंड ये जो नेगेटिव वाला ये लेट्स सपोज दिस दी जो है ना आपके पास क्या कार्सिनोमा, इसके अराउंड क्या होगी, ये कैरेटनाइजेशन होगी एंड इट इन्वेड करता है
टू द सर्वाइकल एंड मीडिया स्टाइनल लिम्फ नोड। ये याद करना कि कौन से लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, सर्वाइकल एंड मीडिया स्टाइनल, कॉमनली सर्वाइकल, ठीक है। एंड जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले में ना आपको क्या मिलेंगे, ये चीज़ मिलेगी, हाँ, आपको एक नॉन केराटिनाइजिंग सेल्स मिलेंगे, दूसरा आपको ये बेजलॉइड सेल मिलेंगे। ये क्या है, बेजलॉइड सेल्स, बेजलॉइड सेल्स मिलेंगे, नॉन केराटिनाइजिंग। इन दोनों के बीच में क्या होता है, या फिर यूँ समझो इसके बेस पर, इसके भी बेस पर क्या आता है, नेस्ट आता है। क्या, नेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नेस्ट आ जाएगा। एंड ये दोनों आपके पास फिर सराउंडेड होते हैं विद द शीट्स ऑफ लिम्फोसाइड। इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी आपको इन द पॉजिटिव वन, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको इन सारों का ना क्या बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक बता दी, रिस्क फैक्टर्स बता दिए, लोकेशन वगैरह जो भी बता दी। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस में ना यहाँ पर मैंने 4 लिखी हैं, 4 कॉजेज़ लिखे हैं। एक है लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, इसे आप गेन ऑफ होमोजाइगोसिटी भी कह सकते हैं। अब लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी से मतलब क्या है, लेट सपोज दिस इज़ द क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम पर एक ये जीन है और इसका ये सेम ही जीन है, 2 कापीज होती हैं। लेट सपोज ये जीन जर्म लाइन म्यूटेशन से ही क्या है, जर्म लाइन म्यूटेशन है इसमें, जब से ये सेल बना है ये जीन डिफेक्टेड है, लेकिन ये अपना काम करता है। तो ये क्या होगा, सिर्फ इसके 2 जीन हैं, एक जीन की 2 कॉपीज़ हैं, एक काम कर रही है तो एक नहीं कर रही, तो ये इसे हम कहते क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। क्या, हेट्रोजाइगस। जब ये जीन, ये भी जीन, ये काम करने वाला जीन भी ख़त्म हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्या, लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। जो हेट्रोजाइगस था वो भी लॉस हो गई, इसे आप गेन ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी भी, गेन ऑफ होमोजाइगोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों जीन चले जाएँ तो उसे हम गेन ऑफ होमोजाइगोसिटी भी कहते हैं। एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन में होती है, ठीक है। अब वो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, ये मैंने बेसिक जो वीडियोज़ दी ना नियोप्लेजिया की, उसमें बताया था, ठीक है। एंड हाइपर मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप को एड कर दें आप, ठीक है। चेंज इन आरएनए एक्सप्रेशन, जो आरएनए की एक्सप्रेशन है उसको उसमें चेंज हो जाए। एंड सोमेटिक म्यूटेशन द डीएनए, ये तो बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। अब इसमें म्यूटेशन किन किन जीन में होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर एक जीन होता है ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अब जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ये क्या करते हैं, एक ना प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, साइक्लिन डी, साइक्लिन डी, ये साइकिल है, इट इज़ साइक्लिन डी। अब ये साइक्लिन डी के ऊपर एक और ये बंदा जो बैठा है, इसे हम कहते हैं क्या, काइनेज। साइक्लिन डी1 के ऊपर क्या है, काइनेज एंजाइम है। ये जो काइनेज है इसे हम कहते हैं क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। तो जब साइक्लिन डी1 खुद काम नहीं करता, जब इसके ऊपर काइनेज आएगा तभी ये अपना वर्क करेगा। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। एक जीन का फंक्शन बताता हूँ पहले, ठीक है। एक प्रोटीन का, एक प्रोटीन होता है आरबी, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन नॉर्मली ना, ये रेड वाला जो देख रहे हैं ना, ये एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं क्या, E2 फैक्टर। ये नॉर्मली जो आरबी प्रोटीन है ना, इसको कैप्चर करके रखता है, इसको जो है ना, यूँ समझो इट इज़ द जेल फॉर द E2 फैक्टर, आरबी इज़ द जेल फॉर द E2 फैक्टर। अब E2 फैक्टर को ये कैप्चर करता है, E2 फैक्टर को जब ये कैप्चर करके रखता है तो जो है ना, यूँ समझो माइटोसिस नहीं होती, वो माइटोसिस नहीं होती, तो मैं बताता हूँ कैसे होती है। अब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज पता है क्या करता है, ये इस आरबी को इनिबिट करता है। आरबी को जैसे इनिबिट करेगा तो इसका जो माउथ है ओपन हो जाएगा, एंड जो E2 फैक्टर है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ से जैसे E2 फैक्टर रिलीज़ हुआ, ये अगर इस जीन पर बाइंड करेगा, दिस जीन इज़ द माइटोटिक जीन। और ये जो E2 फैक्टर जब इस माइटोटिक जीन के साथ बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पर माइटोसिस होगी, यहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस होगी। ये मैंने बेसिक नियोप्लेजिया के वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करा, लेकिन मैं आपको पूरा ब्रीफली बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पर छोड़ दें। उसके अलावा एक और जीन होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N2A जीन। ये जीन क्या करता है, एक फैक्टर प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं P16। P16 क्या करता है, साइक्लिन डी को इनिबिट करता है। साइक्लिन डी को जब इनिबिट करेगा तो साइक्लिन डी इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा, आरबी को। जब आरबी को इनिबिट नहीं कर पाएगा तो यहाँ से म्यूटेशन, मतलब क्या, माइटोसिस नहीं होगी। इन दोनों के बीच में ना क्या हो रहा होता है, जो है ना, बैलेंस हो रहा होता है। बैलेंस होता है कि जो है ना, जब माइटोसिस होगी तो ये चीज़ काम करेगी, जब माइटोसिस नहीं होनी तो ये डोमिनेट कर जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा एक और जीन होता है P53। P53 इज़ आल्सो नोन एज द गार्डियन ऑफ द जीनोम, गार्डियन ऑफ जीनोम, ठीक है। अब गार्डियन ऑफ जीनोम का फंक्शन क्या होता है, जब आपके पास लेट सपोज द डीएनए, दिस द डीएनए, लेट सपोज दिस द एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन एंड दिस इज साइटोसिन। अब एडेनिन के साथ लेट सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्वानिन को पेयर कर दिया। यहाँ पर ये गलत पेयर हो गया ना, तो ये P53 को पता चलेगा, P53 क्या करेगा, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। रिपेयर अगर नहीं होगा तो ये P53 क्या करेगा, इस सेल को ना क्या करवाएगा, अपोप्टोसिस करवाएगा, अपोप्टोसिस करवाएगा, ठीक है। तो ये P53 का नॉर्मल फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और जीन होता है नॉच1। नॉच1 क्या करता है, FAT1 जीन को एक्टिवेट करता है। FAT1 इज़ द ई कैडेरन फैमिली से जो है ना वो रखता है, क्या है इसका काम है। अब ई कैडेरन फैमिली में ये जो प्रोटीन है, ये क्या करता है, एक पाथवे होता है बीटा कैटेनन। जो बीटा कैटेनन पाथवे है वो इस माइटोसिस को एक्टिवेट करता है। ये इस FAT1 या ई कैडेरन ये क्या करते हैं, उसको इनिबिट करते हैं, बीटा कैटेनन को, ठीक है। अब ये मैंने आपको सारे नॉर्मल इनके फंक्शन बताए। अब इनमें म्यूटेशन कौन सी होगी और डेवलप कैसे होगा कैंसर, वो बताने जा रहा हूँ। अब देखिए साइक्लिन डी जब काम कर रहा है तो ये आरबी को इनिबिट कर रहा है और माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है। जब मैं इस साइक्लिन डी की प्रोडक्शन को बढ़ा दूँ, साइक्लिन डी की बहुत प्रोडक्शन बढ़ा दूँ और काइनेज की भी, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी इनिबिशन होगी आरबी की एंड माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सेल्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसरस सेल्स डेवलप हो जाएंगे। दिस द वन मैकेनिज्म, ये एक म्यूटेशन है, ठीक है। सेकंड म्यूटेशन कौन सी करूँगा मैं, एंड दिस द गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। सेकंड कौन सी करूँगा, इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को मैं क्या कर दूँगा, दोनों जीन को ख़त्म कर दूँ, दोनों जीन को ख़त्म कर दूँ। अब अगर मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये P16 नहीं बनेगा। P16 नहीं बनेगा तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनिबिट कौन करेगा। जब ये इनिबिट नहीं होगा तो ये कंटिन्यूसली इसको स्टिमुलेट करता रहेगा और ये माइटोसिस होती रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा इसमें P16 वाले में, ठीक है। नॉच1 क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है FAT1 को, और FAT1 क्या करता है, ये बीटा कैटेनन को इनिबिट करता है। बीटा कैटेनन नॉर्मली क्या करता है, वो इस पाथवे को एक्टिवेट करता है, साइक्लिन वाले को। अब देखें चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीटा कैटेनिन ये क्या करता है, बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है, और बीटा कैटेनिन नॉर्मली क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। अब देखें लेट सपोज मैंने इस जीन को ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया तो बीटा कैटेनिन इनिबिट नहीं होगा। बीटा कैटेनिन इनिबिट नहीं होगा तो ये कंटिन्यूसली इसको स्टिमुलेट करेगा और ये कंटिन्यूसली माइटोसिस को करवाता ही रहेगा। 3 मैकेनिज्म मैंने बता दी, और इन दोनों नॉच1 में भी और FAT1 में भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। एंड द बिग वन, जो भी आपको कैंसर मिलेगा ना, उसमें P53 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता ही होता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, बिकॉज अपोप्टोसिस, इवेजन ऑफ अपोप्टोसिस इज़ द फीचर ऑफ कैंसर। फीचर ऑफ कैंसर होता है कि वो अपोप्टोसिस नहीं करते कैंसरस सेल्स, ठीक है। इस वजह से इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी म्यूटेशन बताई, लेकिन यहाँ पर ये सारी जो म्यूटेशन बताई ना, ये मैंने दीज आर द रिलेटेड विद दी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 -1। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में एक सिंपल सी चीज़ होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 जब प्रेजेंट होता है तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 ये क्या करता है, एक फैक्टर प्रोड्यूस करता है, E7 फैक्टर एंड E6 फैक्टर। E6 फैक्टर क्या करता है, इस P53 को ना मतलब क्या डाउन रेगुलेट करके रखता है। P53 को ना ये म्यूटेशन हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, P53 को ना उसका कोई भी इल्म वगैरह नहीं होता। P53 मौजूद होता है, P53 मौजूद होता है, लेकिन अपना वो फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। वो इसको इनिबिट कौन करके रखता है, E6 फैक्टर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड E7 फैक्टर का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इसके आरबी के माउथ में ना ये E7 फैक्टर फिट हो जाता है। जब ये E7 उसके माउथ में फिट हो जाएगा तो E2 फैक्टर जो था, E2 फैक्टर वो रिलीज़ हो जाएगा, वो इसको कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करता रहेगा और E7 फैक्टर यहाँ से हटेगा नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करता रहेगा, इस तरह से ये डेवलप हो जाता है कैंसर। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया था, एक कूल सी थिंग बताई थी जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देयर इज़ द गुड प्रोग्नोसिस। अब वो गुड प्रोग्नोसिस क्या है, देयर इज़ द रीज़न, जिस भी कैंसर में आपके पास P53 जीन मौजूद है, फंक्शन भले ही नहीं कर रहा हो, आप इस जीन को ना इस जीन के एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं। जब इसको एक्टिवेट करेंगे ना तो ये बहुत सारे सेल्स की ना क्या करवाएगा, अपोप्टोसिस करवाएगा। जब आप इसको कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहेंगे तो ये उसकी
जो है ना, या तो उस जीन उसकी क्या करवाएगा, अपोप्टोसिस करवाएगा। अपोप्टोसिस करवाएगा तो आपके पास वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ हद तक 5 ईयर तक ना आपके पास ये सर्वाइवल रेट होता है इसमें, 5 ईयर तक, ठीक है। और इसी वजह से इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक ना ये अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी।